हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत विदेशी विनिमय दर के बारे में जानेंगे। विदेशी विनिमय से अभिप्राय विदेशी मुद्रा से वो दर जिस पर विदेशी मुद्रा के लिए घरेलू मुद्रा को परिवर्तित किया जा सकता है विदेशी विनिमय दर कहलाती है। क्या कहलाती है? विदेशी विनिमय दर कहलाती है। अर्थात ये घरेलू मुद्रा के रूप में भुगतान की जाने वाली वो कीमत है जो विदेशी मुद्रा की इकाई खरीदने के लिए प्रयोग में ली जाती है। इस प्रकार विदेशी विनिमय दर दो देशों के मध्य मुद्राओं के विनिमय का अनुपात है। जैसे $1 ₹60 का आता है ना। विदेशी विनिमय दर का प्रयोग विदेशी व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। अब विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के सिद्धांत कौन कौन से? पहला है स्वर्ण क्षमता सिद्धांत। विनिमय दर निर्धारण के लिए स्वर्ण मान के आधार पर तुलना की जाती है। क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत है ना, परचेसिंग पावर पैरिटी। विदेशी विनिमय दर निर्धारण के लिए विभिन्न मुद्राओं की क्रय शक्ति के आधार पर तुलना की जाती है। और तीसरा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट सिद्धांत, बाजार BOP सिद्धांत। बाजार शक्तियों के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। अब विदेशी विनिमय की मांग और आपूर्ति कैसे होती है? मांग देखते हैं। सबसे पहले वस्तु और सेवाओं का आयात करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने के लिए, कारक आय का भुगतान करने के लिए, चौथा है सट्टा व्यापार के लिए। ठीक है, तो ये है मतलब विदेशी मुद्रा की हमें क्यों मांग होती है। आपूर्ति कैसे होती है? वस्तु और सेवाओं के निर्यात द्वारा, शेष विश्व से निवेश, रेमिटेंस के द्वारा आपूर्ति होती है। और शेष विश्व से प्राप्त अनुदान, विदेशी पर्यटक जो आते हैं उनसे भी हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेशी विनिमय बाजार के बारे में जानेंगे। वो बाजार जहां विभिन्न देशों की मुद्राओं का परस्पर क्रय विक्रय किया जाता है विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है। अर्थात ये विदेशी मुद्राओं के मध्य व्यापार का केंद्र है। विदेशी विनिमय बाजार के निम्नलिखित 3 कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला हस्तांतरण कार्य, विभिन्न देशों के मध्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण। दूसरा साख कार्य, जैसे क्रेडिट वर्क बोलते हैं, विदेशी व्यापार के लिए साख स्रोत का प्रावधान। और तीसरा होता है जोखिम से बचाव। विदेशी विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव से स्वयं को सुरक्षित रखना, इसे हेजिंग भी कहते हैं। अब विदेशी विनिमय बाजार के कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला होता है हाजिर बाजार, जिसे स्पॉट मार्केट बोलते हैं। हाजिर बाजार का तात्पर्य विदेशी विनिमय बाजार के उस भाग से है जहां विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय दैनिक प्रवृत्ति का होता है। अर्थात इसका भविष्य के लेन देन से कोई संबंध नहीं होता है। इस बाजार के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण तात्कालिक रूप से किया जाता है। वायदा बाजार है ना, इसे फ्यूचर मार्केट भी बोलते हैं। विदेशी विनिमय का वो बाजार जिसमें भविष्य में किसी तिथि पर पूर्ण होने वाले लेन देन का कारोबार किया जाता है। अर्थात ऐसे लेन देन जिन पर सहमति तो वर्तमान में बन जाती है परंतु लेन देन की प्रक्रिया भविष्य में निर्धारित किसी तिथि के अनुसार पूरी की जाती है। इस बाजार के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से? हेजिंग, सट्टा व्यापार या लाभ कमाना, मुद्रा का मूल्य ह्रास है ना। मुद्रा का मूल्य ह्रास क्या होता है? जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में बाजार शक्तियों के कारण कम हो जाता है तो इसे मुद्रा का मूल्य ह्रास बोलते हैं। जैसे कि अगर वर्तमान में $1 का मूल्य ₹60 है और $1 का बाद में इसका मूल्य $1 का ₹70 हो जाता है तो ये मुद्रा का मूल्य ह्रास हो गया है। मुद्रा के मूल्य ह्रास के कारण क्या क्या होते हैं? विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि और विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में कमी, इसके द्वारा होता है ना। विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि कैसे होती है? वस्तु और सेवाओं के आयात में वृद्धि हो जाती है ना। और आपूर्ति में कमी कैसे होती है? वस्तु और सेवाओं के निर्यात में कमी आ जाती है। आपूर्ति में कमी के अन्य कारण भी विदेशी निवेश में कमी, रेमिटेंस में कमी है ना, तो ये हो जाता है। मुद्रा ह्रास के नियंत्रण के उपाय क्या क्या हो जाता है? विदेशी मुद्रा की मांग पर नियंत्रण होना चाहिए, आयात पर नियंत्रण होना चाहिए, विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होनी चाहिए, निर्यात में वृद्धि होनी चाहिए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, रेमिटेंस को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे क्या होगा? हमको सबको विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। अब रुपये के मूल्य ह्रास का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मूल्य ह्रास के कारण आयात बिल में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा।
कच्चे तेल का आयात महंगे होने के कारण परिवहन लागत बढ़ जाएगी, जो मुद्रास्फीति का कारण है। इसे आयातित मुद्रास्फीति भी कहते हैं। यदि सरकार द्वारा खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सब्सिडी दे दी जाए तो इससे राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी। क्या होगी? राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी। घरेलू मुद्रा के मूल्य ह्रास से अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान की लागत बढ़ जाती है। मुद्रा का मूल्य ह्रास निर्यातकों के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा की तुलना में अधिक घरेलू मुद्रा प्राप्त होती है। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? जब किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में कृत्रिम रूप से कम कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन से निर्यातकों को लाभ होता है। अवमूल्यन के अंतर्गत मांग और आपूर्ति की कोई भूमिका नहीं होती, अर्थात प्रशासनिक निकाय या केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा या मुद्रा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें, मुद्रा का ह्रास और मुद्रा का अवमूल्यन। ह्रास बाजार के द्वारा होता है और अवमूल्यन सरकार या केंद्रीय बैंक वगैरह करती है। अब अवमूल्यन के लाभ हानि क्या क्या होंगे? सबसे पहले अवमूल्यन करते हैं अगर मुद्रा का, तो लाभ क्या होता है? देखो चीन अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है। क्यों करता है? क्योंकि चीन अपने सामान का निर्यात ज़्यादा करता है ना, तो उससे क्या होगा? इससे उसको ज़्यादा मुद्रा प्राप्त होगी, है ना। अब लाभ क्या होता है? अवमूल्यन के कारण निर्यातकों को अधिक मात्रा में घरेलू मुद्रा प्राप्त होती है। देखो यही मैं बता रहा था अभी। अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आ सकती है। अवमूल्यन के कारण रेमिटेंस को बढ़ावा मिलता है। अवमूल्यन से विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है ना। अवमूल्यन से विदेशी विनिमय भंडार में भी वृद्धि होने की संभावना होती है ना। बट अवमूल्यन के कुछ हानिकारक प्रभाव भी है। क्या क्या है उसको हम जानते हैं। अवमूल्यन के कारण आयात बिल में वृद्धि हो सकती है। परिणाम स्वरूप आयातित वस्तु के संदर्भ में मुद्रास्फीति दर बढ़ जाती है। आयात बिल महंगा हो जाता है अवमूल्यन से। अवमूल्यन से व्यापारिक साझेदार देशों को व्यापारिक साझेदार देश का निर्यात घटने लगता है ना। परिणाम स्वरूप उनका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। इस प्रकार अवमूल्यन के कारण विदेशी संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न होती है। अवमूल्यन की इस नीति को बेगर थाई नेबर नीति कहते हैं। देखो मैं ये बताता हूँ, चीन अपने मुद्रा का जो युआन है उसका अवमूल्यन करता रहता है ना। इससे क्या होता है? भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है ना, क्योंकि भारत चीन से बहुत सारी चीज़ें लेता है ना। और इस तरह से कभी कभी आरोप लगता है कि चीन बेगर थाई नेबर की नीति अपनाता है। अवमूल्यन के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित देश और मुद्रा की साख घटने लगती है, अतः उस मुद्रा के प्रयोग का जोखिम बढ़ जाता है। अब चीन द्वारा युआन का अवमूल्यन का प्रभाव देखते हैं ना, जो मैं भी बता रहा था वही प्रभाव। चीन पर प्रभाव क्या होगा? निर्यात में वृद्धि होगी, चालू खाते का शेष धनात्मक होगा, विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि होगी, वैश्विक व्यापार में अधिक भागीदारी बढ़ेगी। भारत पर प्रभाव क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में कठोर प्रतिस्पर्धा रहेगी, निर्यात में कमी होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा भारत का, घरेलू उत्पादन हतोत्साहित और आर्थिक समृद्धि दर में कमी आएगी। विदेशी विनिमय दर की प्रणालियाँ कौन कौन सी होती है? पहली होती स्थिर विनिमय दर प्रणाली। स्थिर विनिमय दर का तात्पर्य सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा विनिमय दर के निर्धारण से, अर्थात जब विनिमय दर का निर्धारण केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाए एवं बाजार शक्तियों को स्वतंत्र न हो तो उसे स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। दूसरी लचीली विनिमय दर प्रणाली। विनिमय दर की वो व्यवस्था जहां विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है उसे लचीली विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। इस स्थिति में विनिमय दर के निर्धारण में प्रशासनिक निकाय का हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रबंधित विनिमय दर। इसमें सामान्यतः विनिमय दर का निर्धारण मांग और आपूर्ति के अनुसार किया जाता है, परंतु आवश्यकता अनुसार सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा विनिमय दर के प्रबंधन के लिए हस्तक्षेप किया जाता है, अतः इसे प्रबंधित विनिमय दर कहा जाता है। मुद्रा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य मुद्रा के मूल्य ह्रास के कारण उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करना है। भारत में प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली लागू है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधार हम जानते हैं, जब क्या आया था? एलपीजी, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट आ गया था। परिणाम स्वरूप चालू खाते का घाटा बढ़ गया तथा विदेशी विनिमय भंडार अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की आयात क्षमता सीमित हो गई। इससे निपटने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, यद्यपि ये पर्याप्त नहीं था, अतः अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव में भारतीय अर्थव्यवस्था ने नई आर्थिक नीति को अपनाया। इसे एलपीजी उदारीकरण
निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति कहते हैं। इन सुधारों को प्रथम आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। उदारीकरण के अंतर्गत निवेश संबंधी प्रक्रियाओं को सरल किया गया तथा लाइसेंस प्रणाली और इंस्पेक्टर राज को न्यूनतम किया गया। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश की सहायता से आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना था। निजीकरण के अंतर्गत निजी क्षेत्र को उत्पादन की अधिक स्वतंत्रता दी गई तथा सरकार ने आर्थिक गतिविधियों में अपनी भूमिका कम करने के लिए विनिवेश का प्रयोग किया। विनिवेश निजीकरण को बढ़ावा देने का माध्यम है। यह बाजार प्रतिस्पर्धा के अनुकूल है। निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोटा प्रणाली को समाप्त किया गया। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ने लगी। इससे वैश्वीकरण की अवधारणा को बल मिला तथा वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका बढ़ गई। अब एक प्रश्न आता है, पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता उदारीकरण का विस्तार करने में सहायक होगी, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती। विवेचना कीजिए। देखो, पूंजी खाते में वर्तमान में पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है ना, भारत में नहीं, जबकि रुपए की परिवर्तन पूंजी खाते में नहीं है और अमेरिका वगैरह में ये पूर्ण परिवर्तनीयता लागू होती है। तो रुपए की परिवर्तनीयता क्या होती है, सबसे पहले ये जानेंगे। घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा में बाजार मूल्य पर स्वतंत्र परिवर्तन मुद्रा की परिवर्तनीयता कहलाता है। अर्थात बाजार आधारित विनिमय दर के आधार पर विदेशी मुद्रा के विनिमय की स्वतंत्रता को मुद्रा की परिवर्तनीयता कहते हैं। रुपए की पूर्ण परिवर्तन का तात्पर्य चालू खाता और पूंजी खाता के सभी व्यवहारों के लिए विदेशी विनिमय की स्वतंत्रता है। वर्तमान में भारत में चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है, जबकि पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तनीयता लागू है। परिवर्तनीयता के द्वारा आयातक और निर्यातक को विनिमय दर का लाभ प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो अपने व्यापार से संबंधित भविष्य के जोखिम की गणना करने में सक्षम होता है। भारत में 1991 में गठित सी रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर चालू खाते में आंशिक परिवर्तनीयता की शुरुआत की गई है ना। 1993 में व्यापार घाटे में पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया गया, जिसके निम्न लाभ हुए ना। पूर्ण परिवर्तन को लागू किया जिसके क्या लाभ हुए, निम्नलिखित लाभ हुए। क्या क्या? पहला, निर्यात में वृद्धि हुई, आयात निर्यात के प्रशासनिक निकायों के हस्तक्षेप में कमी आई, करंट अकाउंट डेफिसिट पर नियंत्रण हुआ। 1994 में अदृश्य खाते में भी पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया गया, जिससे सेवा व्यापार में भी विनिमय दर की स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता लागू हो गई। 1996 में डॉक्टर एस तारापोरे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित सुझाव देना था। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में फेमा अधिनियम लागू किया गया तथा पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तनीयता की शुरुआत हुई। 2006 में पुनः तारापोरे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया तथा जिसका उद्देश्य पूंजी खाते में परिवर्तनीयता सुधारने संबंधी सुझाव देना था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए तैयार नहीं है। समिति के अनुसार पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू करने के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट, राजकोषीय घाटा नियंत्रित होना चाहिए तथा विदेशी विनिमय भंडार पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इस कारण से पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता भी लागू नहीं है। अगर इसको कर दिया जाता है तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। विदेशी निवेश में वृद्धि होगी, क्योंकि निवेश को अधिक मात्रा में घरेलू मुद्रा प्राप्त होगी निवेश से। विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय में वृद्धि होगी। पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता भारत में तीव्र आर्थिक समृद्धि दर को इंगित करती है। अब लेकिन कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। क्या होंगे? विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रभाव त्वरित गति से बढ़ सकता है। परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय भंडार पर दबाव बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से ये पता चलता है कि पूंजी की पूर्ण परिवर्तनीयता अर्थव्यवस्था में जोखिम को बढ़ा सकती है, क्योंकि इससे अल्पावधि के लिए विदेशी मुद्रा का आवागमन बढ़ सकता है। विदेशी विनिमय भंडार क्या होता है? प्रत्येक देश का अपना विदेशी व्यापार सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए स्वयं के पास विदेशी विनिमय भंडार सुरक्षित रखना होता है। भारत में ये कार्य RBI द्वारा किया जाता है। विदेशी विनिमय भंडार का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था के पास एक निश्चित समयावधि में उपलब्ध कुल विदेशी परिसंपत्तियों की मात्रा से है। इसके अंतर्गत निम्न तथ्य या बिंदु शामिल है। कौन कौन से? गोल्ड, विदेशी परिसंपत्तियाँ, विभिन्न विदेशी मुद्राएं जो होती है इसके अंतर्गत। तीसरा है HDR,
स्पेशल ड्राइंग राइट्स, है ना, विशेष आहरण अधिकार। क्या होता है एचडीआर? ये आईएमएफ द्वारा सदस्य देशों को जारी की जाने वाली मुद्रा है। यद्यपि ये करेंसी नोट या सिक्कों के रूप में उपलब्ध नहीं होती है। इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। एचडीआर का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरलता को नियंत्रित करने में सहायक होती है। एचडीआर बैंक खातों के रूप में प्रविष्टियाँ होती है। एचडीआर का मूल्य इसकी बास्केट में उपलब्ध मुद्राओं के औसत मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में इस बास्केट में 5 मुद्राएं कौन कौन सी? अमेरिका का डॉलर, ब्रिटिश का पाउंड, यूरोपीय देशों का यूरो, जापान का येन और चीन का रेनमिनबी या युआनबी से बोलते हैं ना, या इसे युआनबी बोलते हैं। ठीक है। हाल ही में चीन की मुद्रा को एचडीआर बास्केट में शामिल किया गया है। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की मुद्रा की साख में वृद्धि होगी और वैश्विक व्यापार में चीन की भागीदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि विभिन्न देश चीन की मुद्रा का सरलता से स्वीकार कर सके। उदारीकृत प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था, ये क्या होती है? 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिमय दर के निर्धारण में भी उदारीकरण प्रक्रिया को अपनाया गया, अर्थात वस्तु और सेवाओं के व्यापार में मुद्रा की परिवर्तनीयता को लागू किया गया। परिणाम स्वरूप विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला और विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि हुई। अब हम जानेंगे फेरा और फेमा में क्या अंतर है। फेरा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फेमा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। विदेशी मुद्रा के नियमन और संरक्षण के लिए 1947 में विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत आरबीआई को विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षक नियुक्त किया गया तथा 1973 में फेरा के अधिनियम में सजा के कठोर प्रावधान को शामिल किया गया। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद विदेशी विनिमय की प्रक्रिया में उदारीकरण को प्रोत्साहन के लिए फेरा के स्थान पर फेमा को लागू किया गया। फेमा का मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमय बाजार का विकास करना तथा विदेशी व्यापार के लिए विदेशी विनिमय प्रक्रिया को सरल बनाना था। फेमा अधिनियम की व्यवस्था चालू खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा आरबीआई को विदेशी विनिमय भंडार के उचित प्रबंधन का अवसर मिला है। फेरा तथा फेमा में मुख्य अंतर है कि फेरा के तहत विदेशी विनिमय संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान था, जबकि ऐसी स्थिति में फेमा के अंतर्गत केवल मौद्रिक दंड का प्रावधान किया गया। फेरा का उद्देश्य विदेशी विनिमय का संरक्षण और नियमन करना था, जबकि फेमा विदेशी विनिमय बाजार के विकास और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। विदेशी व्यापार क्या होता है ना? विदेशी व्यापार में अवधारणा देखेंगे सबसे पहले, इसकी संरचना विशेषता देखेंगे, इसकी समस्या क्या है, विदेशी निवेश, एफडीआई और एपीआई के बारे में जानेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोस्टल इकोनॉमिक जोन के बारे में जानेंगे और क्षेत्रीय व्यापार समझौताओं के बारे में हम जानेंगे। विदेशी निवेश का तात्पर्य विभिन्न देशों से किए जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात से है, अर्थात आयात निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को विदेशी व्यापार का मूल्य कहते हैं। भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना और विशेषताएं क्या क्या है? स्वतंत्रता के बाद कुल विदेशी व्यापार के मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई। आयात निर्यात में वृद्धि के कारण वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ गई। भारत के सेवा व्यापार में उदारीकरण के बाद लगातार वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आई। विदेशी व्यापार में विस्तार के कारण विदेशी विनिमय भंडार $400 बिलियन से भी अधिक हो गया है। वर्तमान में भारत का चालू खाते का घाटा जीडीपी का लगभग 1.8% है तथा निर्यात में सर्वाधिक हिस्सेदारी इंजीनियरिंग वस्तुओं की है। इसी प्रकार भारत द्वारा सर्वाधिक पीओएल का आयात किया जाता है। उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में रेमिटेंस में वृद्धि हुई है तथा वर्तमान में इस संदर्भ में भारत की रैंकिंग प्रथम स्थान पर है। विदेशी व्यापार की समस्या क्या क्या है? प्रतिकूल व्यापार संतुलन रहता है, निर्यात में अपेक्षित वृद्धि का न हो पाना, विदेशी व्यापार के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का अभाव, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण करंट अकाउंट डेफिसिट में वृद्धि, विदेशी विनिमय भंडार का पर्याप्त मात्रा में न होना। अब आयात प्रतिस्थापन क्या होता है ना? आयात प्रतिस्थापन वो होता है सीधे शब्दों में, जब कोई चीज़ हम आयात करते हैं, अगर उसी आयात करने वाली चीज़ का हम घरेलू उत्पादन करने लगे तो इससे आयात का प्रतिस्थापन हो जाता है। मतलब उस आयात को हमने घरेलू उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्थापित कर दिया।
ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उसकी निकटवर्ती वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है, अर्थात ये देश के आयात को घटाने की प्रक्रिया है। परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है। आयात प्रतिस्पर्धा देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया है। विदेश व्यापार नीति सरकार द्वारा 2015 से 2020 तक विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए विदेश व्यापार नीति बनाई गई थी। कौन? जिसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना था तथा मेक इन इंडिया के माध्यम से मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन करना है। इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु शामिल है। कौन कौन से? वर्ष 2020 तक विदेशी व्यापार में भारत की भागीदारी को 2% से बढ़ाकर 3.5% करना तथा इसके लिए विभिन्न प्रकार के शुल्क को तर्कसंगत बनाना है। वर्ष 2019-20 तक वस्तु और सेवाओं के निर्यात का मूल्य 900 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। WTO के नियमों का पालन करने के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुगमता समिति बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जो कि व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाएगी। इस नीति के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अग्रलिखित 2 योजनाएं शुरू की गई। कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और दूसरा सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कागज रहित कार्य पर अधिक बल दिया जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सरकार द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने के लिए SEZ की विचारधारा प्रस्तुत की गई। ये देश का ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां आर्थिक गतिविधियों का संचालन सामान्य आर्थिक कानूनों की बजाय विशेष आर्थिक कानूनों के द्वारा किया जाए, अर्थात इस क्षेत्र में आयात निर्यात क्षेत्र में विभिन्न छूट प्रदान की जाती है, इसलिए इसे ड्यूटी फ्री क्षेत्र भी कहते हैं, है ना, ड्यूटी फ्री जोन भी कहते हैं। SEZ से पहले भारत में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, परंतु उपयुक्त नीति के अभाव के कारण ये विचारधारा सफल नहीं हो पाई। सन 2000 में पुनः निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए SEZ की शुरुआत की गई और इस विचारधारा को स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से SEZ अधिनियम 2005 को लागू किया गया। SEZ की निम्नलिखित विशेषता है। यह शुल्क मुक्त क्षेत्र तथा उत्पादन की दृष्टि से कर की दर शून्य होती है। इस क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा संबंधी गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। SEZ इकाई द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु केंद्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त होती है। इस क्षेत्र में आयात निर्यात की जांच में सरल नियमों को अपनाया जाता है। SEZ के साथ साथ भारत में तटीय क्षेत्र के माध्यम से आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से CEZ कोस्टल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत भारत के तटीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को विकसित किया जाएगा। तटीय आर्थिक क्षेत्र को भौगोलिक स्थिति के अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है, ईस्टर्न कोस्टल इकोनॉमिक जोन, वेस्टर्न कोस्टल इकोनॉमिक जोन। पूर्वी क्षेत्र में ईस्टर्न कोस्टल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य क्षेत्र विशेष में आधारभूत संरचना के विकास के माध्यम से आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना है। इसमें न केवल निर्यात की लागत कम होगी बल्कि मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक, तो इस कोस्टल इकोनॉमिक जोन के संबंध में एक समिति भी बनी थी, आप उसको पढ़िए, आपको और चीज़ें आपको मिलेगी। कौन सी समिति बनी थी? शैलेश नायक समिति। कोस्टल इकोनॉमिक जोन के संदर्भ में ये समिति बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसकी क्या रिकमेंडेशन थी आप देखिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।